We start with a new chapter, chapter number 2. That is the end of bipolarity. मीन्स बायपोलरिटी का मैंने आपको मीनिंग बताया था जब अपन ने चैप्टर 1 के अंदर चैलेंजेस टू बायपोलरिटी पढ़ा था। बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो अब बायपोलरिटी का ख़त्म होना, मैंने बताया था कि मान लीजिए दो पोल हैं, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये दो पोलरिटी मान लीजिए आप, इनमें से एक का ख़त्म होना। तो द एंड ऑफ दो बायपोलरिटी, यानी कि जो दो सुपर पावर्स थे उन दो सुपर पावर में से एक का ख़त्म होना। तो वो देखते हैं अपन। अब देखो, एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कुछ एक टर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने को हिंदी में रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा। अगर आपको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग भी मालूम है या हिंदी का इंग्लिश मीनिंग भी मालूम है, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है जब ट्रांसलेट हुआ क्वेश्चन जो अपने पास आता है। तो थोड़े मीनिंग भी याद रखिए हिंदी के कि किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम के अंदर अपने को याद दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई दफ़े क्या होता है, अपन इंग्लिश में ही देखते हैं और उसका मीनिंग अपने को समझ में नहीं आता, बट क्या होता है उसका मीनिंग साथ में लिखा रहता है हिंदी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पोलरिटी किसको, बायपोलरिटी किसको बोलते हैं, या दो ध्रुव जो होते हैं, जो पोल देखे ना, जैसे मैंने बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या है, ये दो ध्रुव हैं दुनिया के। मान लीजिए दो कोने हैं, जैसे ईस्ट में कौन था, यूएसएसआर था, वेस्ट में कौन था, यूएसए था। तो ये दो ध्रुव हो गए, एक ईस्ट हो गया और एक वेस्ट हो गया। ठीक है, तो कभी मैं वर्ड आपके सामने अगर हिंदी वर्ड ध्रुवीयता यूज़ में लूँ तो आप समझ लेना कि सर क्या कह रहे हैं, पोलरिटी के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई दफ़े क्या है, मेरे को आपको हिंदी में बताना पड़ेगा, तो मैं जो उसका एक्चुअल वर्ड है वो ही मैं यूज़ में ले सकता हूँ, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा वर्ड हिंदी में है नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? ट्रीटीज़ नहीं बताई? कौन सी ट्रीटीज़ नहीं बताई? मैंने सारी ट्रीटीज़ एक्सप्लेन की। कहाँ पे ट्रीटीज़ हैं बताइए आप मेरे को। मैंने कौन सी ट्रीटी नहीं बताई? सारी ट्रीटीज़ आपको बता दी मैंने। एक ट्रीटी बताइए कि आप, मैंने कौन सी ट्रीटी नहीं बताई। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए तो मेरे को कि कौन सी ट्रीटीज़ नहीं बताई हैं। मैंने आपको सारी ट्रीटीज़ बता दी हैं। अब ट्रीटीज़ का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दे रखा है। ट्रीटीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, खाली ट्रीटीज़ के नाम दे रखे हैं, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। खाली ये जो एग्रीमेंट हुए थे ना, ये एग्रीमेंट के नाम दे रखे हैं अपने को। ये अगर आप इनका एग्रीमेंट पेज नंबर 14 के ऊपर आप बता रहे हैं कौन सी ट्रीटी है। तो यही तो ट्रीटी है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, बैंड न्यूक्लियर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर। चलो मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ आपके सामने चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, बैंड न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी इन द एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, साइंड बाय द US, UK एंड USSR इन मॉस्को ऑन 5th August 1963, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 10th October 1963। तो जो न्यूक्लियर वेपन को बैन करने की ट्रीटी है, चाहे हवा में मार करने के लिए चाहे पानी के नीचे मार करने के लिए, वो ट्रीटी के ऊपर, वो उन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बैन लगा दिया गया। और के तीन देशों ने आपस में मिलकर के, जो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर बहुत शक्तिशाली देश थे, तीनों ने मिल करके कि अब हम ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। और वो तीन देश थे US, UK और USSR।
और जगह कहाँ थी? मॉस्को, जो कैपिटल है यूएसएसआर। ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी NPT allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops others from acquiring them. For the purpose of the NPT, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967. So there are 5 nuclear weapon states: US, USSR, Britain, France and China, signed in Washington, London and Moscow on 1st July 1968, entered into a force on 5th March 1970, extended identically in 1995. तो ये जो ये 5 देश हैं, ये कौन कौन से 5 देश हैं? खास करके USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी की, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और इन 5 परमानेंट मेंबर ने ये ट्रीटी साइन की थी कि ओनली द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप्स अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वायरिंग देम। यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जो हैं सीमित होने चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने बना रखी है, प्रोग्राम जो बना रखा है इसका NPT का, उसके अनुसार कि उसके अकॉर्डिंग ही हर देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन होंगे, उससे ज़्यादा वेपन्स नहीं होंगे। और जिन देशों ने ऐसी कोशिश भी की है तो उसके ऊपर काफ़ी वॉर भी हुए हैं उनके वेपन्स को चेक करने के लिए। क्लियर? देन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। अब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स की जो ट्रीटी है, ये बैठ करके जो दुनिया की शक्तिशाली जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये बैठ करके ये डिसाइड किया कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे को रखने हैं, कितने नंबर्स में रखने हैं, और उनकी मारक क्षमता यानी कि वो कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन सबको लिमिटेड करना। अब न्यूक्लियर वेपन तो कोई भी देश बना सकता है, अब बनाने से पहले उसको सारा बताना पड़ेगा कि मैंने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है ये इतनी दूर तक मार कर सकता है, अगर मैंने इसको चल गया तो ये इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी है जो कि अलग अलग सम्मेलन में हुई है। पहला टॉक 1, टॉक 2, फिर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है। आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पहले सॉल्ट है, फिर स्टार्ट है, उसके अंदर भी यही है कि आर्म्स को रिड्यूस करना। जब ये USSR जो था और अमेरिका के अंदर बातचीत हुई थी कि हमारे को आर्म्स को रिड्यूस करना है, यानी कि हमारे पास जो भारी मात्रा के अंदर जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस हैं हमारे को उनको कम करना है, या उनको अगर जो ज़्यादा है उनको ख़त्म कर दो। ठीक है, ये सारी ट्रीटीज़ हैं, आप एक बार और पढ़ लेना, और अगर किसी ट्रीटी में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना, कंसल्ट कर लेना, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गई? क्लियर? यूज chat option to say yes or no. Okay, so we move on to the chapter 2 now. We will start the chapter number 2. So I was explaining with the end of the bipolarity. So first we see the introduction या overview देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। द बर्लिन वॉल। बेटा सबसे पहली चीज़ तो अब आप एक मेरे साथ एक बात, अगर आपके पास नहीं हो तो एक वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल मैप, अगर आपको आप नेट से ले लेना उसको। एक तो 1990 से पहले वाला मैप वर्ल्ड का,
और एक 1991 के बाद वाला मैप वर्ल्ड का। अगर आप ये दोनों मैप लेकर के बैठोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप मेरे साथ साथ मैं तो आपको बताता जाऊंगा, आप घूमते ही घूमते रहोगे फिर। क्योंकि आपको जब तक पता नहीं रहेगा कि किस जगह क्या हुआ, तो ना तो आप उसको मैप में लोकेट कर पाओगे और ना ही उसके बारे में बता पाओगे। एक तो 91 से पहले का वर्ल्ड का मैप, 1991 से पहले का वर्ल्ड का मैप, ठीक है, और एक एक आज की तारीख का वर्ल्ड का मैप, एक लेटेस्ट वर्ल्ड का मैप और एक 1991 से पहले का वर्ल्ड का मैप। आपको दोनों मैपों में पॉलिटिकल मैप लेना जिसमें कंट्रीज़ लिखी हुई हों, आपको दोनों मैपों के अंदर डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे ही आप दोनों मैप लेंगे तो आपको दोनों मैपों में डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या है, यहीं से शुरू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अपन क्या है, अपन ने कोल्ड वॉर पढ़ा, अब कोल्ड वॉर 1991 तक चला। अब 1991 के पीरियड के बाद का और 1991 के पीरियड के पहले का, अभी अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि यूएसएसआर का विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई नए देश और बने 1991 के बाद। जो पहले सोवियत रूस के साथ या यूएसएसआर के साथ बंधे हुए थे, वो क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए, टुकड़ा हो गए यूएसएसआर के, अलग अलग हो गए, तो कई कंट्रियां बनी। तो वो जब तक आपको पता नहीं होगा कि नए देश कौन से बने 1991 के बाद, तो आप तो अभी तक यही सोचोगे कि ये सारे देश किसके अंदर मिले हुए, यूएसएसआर के अंदर मिले हुए, जब तक कि आप मैप नहीं देखो। वो हो चुकी हैं अलग कंट्री से। क्लियर कर लोगे, ये छोटा सा काम है, कर सकते हो, निकाल सकते हो नेट से ये 1991 के पहले का मैप और आज के लेटेस्ट का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मैप, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, आपको याद हो तो, वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपको याद होगा, जिसको याद हो वो बोल देना यस सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था आपने 9th क्लास में, या 9th क्लास में नाजिज्म पढ़ा था, ठीक है। नाजिज्म के अंदर हीरो कौन था, कोई बता सकता कि नाजिज्म का मेन कैरेक्टर कौन था? हिटलर, वेरी गुड। हिटलर कौन सी कंट्री का था? हिटलर बिलोंग्स टू विच कंट्री? हिटलर कौन सी कंट्री को बिलोंग करता था? आप थोड़ा सा बताएंगे मेरे को, लिख करके भेज दिए। जर्मनी, वेरी गुड, ठीक है। तो इसी जर्मनी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसी जर्मनी से स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ध्यान रखना, कंट्री, मेरे को कंट्री का नाम आपको याद दिलाना था, तो मैंने आपको नाजिज्म से लेकर के हिटलर पे गया और हिटलर से लेकर के आपको जर्मनी पे आया, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करना अपना इंट्रोडक्शन, यहीं से। देखो, द बर्लिन वॉल विच हैव बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल was tapped by the people in 1989। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हिटलर जिंदा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में क्या खींच दी गई, दीवार खींच दी गई, एक बहुत बड़ी दीवार ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में खींच दी गई। जैसे आप यहाँ पे ये मैप देख रहे हैं, ये देखिए पेज नंबर, आपके पेज नंबर 5 पे मैच का जो मैप है वो निकालिए। हैव यू ओपन द मैप ऑन पेज नंबर 5? ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का मैप है और कोल्ड वॉर एरा के टाइम का मैप है। ये यहाँ देखिए, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों देश क्या हैं, अलग अलग बताए हैं। दोनों देश अब अलग अलग हो गए हैं, ईस्ट जर्मनी अलग हो गया है और वेस्ट जर्मनी अलग हो गया है, और दोनों के बीच में क्या है,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पूरे कोल्ड वॉर पीरियड तक ये दीवार बना दी गई थी, दोनों को अलग करके। ये कोल्ड वॉर पीरियड का एक बहुत बड़ा सिंबल था कि देखो कि आइडियोलॉजी, विचारधाराओं के अंदर कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया था कि एक ही देश के बीच के दो टुकड़े हो गए और दोनों के बीच में दीवार खींच दी गई। क्लियर, समझ में आया? अब आप इसी पेज पे, जो अपना फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 2 का, जहाँ पे इंट्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं द बर्लिन वॉल, दीवार जो खींची गई थी, दीवार जो खींची गई थी। इस पिक्चर में आपको फोटो दे रखी है, दीवार जो बना दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा सिंबल था कोल्ड वॉर का कि विचारधाराओं के आधार पर क्या हो गई थी दुनिया, कैसे दो ब्लॉकों के अंदर बट गई थी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? द ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में, जब कोल्ड वॉर अपने चरम पे था, बिल्कुल टॉप पे था, बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी, जो मैंने अभी बताया आपको। और यह दीवार कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रतीक थी, सिंबल था। 1989 में ईस्ट जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक चला। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1989 के अंदर, और जब तो क्या हुआ, जो ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने इस दीवार को गिरा दिया, वापस से क्या कर दिया इसको, जर्मनी। अब आज की डेट के अंदर ईस्ट जर्मनी नहीं है, वेस्ट जर्मनी नहीं है, खाली क्या है, जर्मनी। पहले भी हिटलर के टाइम में क्या था, जर्मनी था, उससे पहले भी जर्मनी था। बट कोल्ड वॉर के कारण क्या हुआ, लोगों की विचारधाराओं के कारण क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बढ़, बीच में दीवार खिंच गई। बट 1989 के बाद में, जब जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, ये दीवार ईस्ट जर्मनी के लोगों ने गिरा। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बहुत बड़ा। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिवाइड हो गया था ईस्ट जर्मनी में और वेस्ट जर्मनी में, वो यूनिफाइड हो गया, वो एक हो गया वापस से। One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations। और सोवियत रूस के ब्लॉक में, या हिंदी में ब्लॉक को अपन मैं यूज़ वर्ड करूँगा खेमे में, हिंदी का जो ब्लॉक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो खेमा होता है। जो सोवियत संघ के ब्लॉक में जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो एक एक करके अपने लोगों, उनके जो जनता थी, उनके जो लोग थे, उनके प्रदर्शन को देख करके, उनका जो प्रदर्शन थे वो इतना उग्र थे, उनको देख करके एक एक करके 8 देश जो है वो क्या हो गए, जो सोशलिस्टिक रूल था सोवियत रूस का, उससे अलग हो गए। यानी कि 8 कंट्रीज सोवियत रूस से
अलग हो गई। यानी कि अभी तक जो आप ईस्टर्न अलायंस जो देख रहे थे, जो एक साथ चल रहा था या जो रूस के अंदर था, रूस के साथ थे, वो 8 कंट्रीज़ अलग हो गई। The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass actions by ordinary men and women. Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter, we discuss the meaning, the causes, and the consequences of the disintegration of the Second World. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of the communist regimes ये क्या लिखा हुआ है, of the communist regimes, and how India relates to these countries. सो हियर अपन ने ये जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन अपने को सारी चीज़ें बताता है। कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ देशों का, और कैसे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपन देखेंगे इस चैप्टर में और इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल आई एक्सप्लेन अगेन? एक बार वापस बताऊं? एनी क्वेश्चन? आगे चलें? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? शैल वी मूव अहेड? ओके, now what was the Soviet system? System means प्रणाली। सोवियत सिस्टम क्या था? What was the Soviet system? The Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in 1917 in Russia. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian सोसाइटी। तो सोवियत सिस्टम क्या था? अब वापस मैं आपको क्लास 9th पे ले जाता हूँ, चैप्टर नंबर 2 पे ले जाता हूँ। रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हैव यू स्टडीड रशियन रेवोल्यूशन इन क्लास 9? यस, हाँ। तो रशियन रेवोल्यूशन के अंदर अपन ने वहाँ पे देखा था 1917 के अंदर USSR यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फॉर्म हुई थी, बनाई गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहीं से ये अपन आगे तक आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूरे
चैप्टर के इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये यूएसएसआर क्या था, अब आज की तारीख में, आज की डेट में ये खाली रशिया है, यूएसएसआर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे मैप मंगा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1989 से या 1990 से पहले का मैप निकालना और अभी का लेटेस्ट का वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल मैप निकालना। तो 1917 के अंदर ये बना था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 में जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था तो यूएसएसआर बन के सामने आया। द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। अब जो आइडियाज़, किस आइडियाज़ पे बन करके आया है सामने? सोशलिज्म, समाजवाद पे, नॉट ऑन कैपिटलिज्म, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। किसको अपोज किया? कैपिटलिज्म के आइडिया को अपोज किया। कौन से आइडिया को एक्सेप्ट किया? सोशलिज्म का आइडिया को एक्सेप्ट किया। अब सोशलिज्म तो ठीक है, अपन सब जानते हैं, समाजवाद होता है, समाज के अंदर होता है, सामाजिक होता है, ये सारा सोशलिज्म होता है। बट कैपिटलिज्म क्या होता है? कोई मेरे को कैपिटलिज्म की डेफिनेशन लिख करके बता सकता है कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज कैपिटलिज्म, क्या होता है? देखिए, कैपिटलिज्म क्या होता है? एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। यस, वेरी गुड। हाँ, तो इस आइडिया को अपोज कर दिया था जो आपने लिख करके भेजा। मैं रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन इसकी, कैपिटलिज्म की। एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्रीज ट्रेड and industry are controlled by the private owners for profit rather than the state। अब देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स। प्राइवेट ओनर्स जो हैं, ट्रेड, व्यापार किससे कंट्रोल हो रहा है? प्राइवेट ओनर से, रादर देन द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। मैं आपको स्टेट का मीनिंग भी बता देता हूँ। देखिए, ध्यान रखना, जब आप सेंटेंस लिखें, एक स्टेट तो आप बोल दोगे कि सर राजस्थान स्टेट होता है, ठीक है। एक स्टेट होता है जो टेरिटरी के अंदर बंधा हुआ होता है, आपने सही बताया, राजस्थान स्टेट है। दूसरा टर्म यूज़ होगा कंट्री के लिए, वो भी एक टेरिटरी के अंदर बंधा हुआ है, एक बॉर्डर के अंदर बंधा हुआ है। सेंटेंसेस अलग अलग होंगे, उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, स्टेट के मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड मीनिंग होता है स्टेट का, वो होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है हर देश की। जैसे देश में रहने वाला, जैसे राजस्थान एक बॉर्डर से बंधा हुआ है, इंडिया एक बॉर्डर से बंधा हुआ है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है। इसलिए तीनों जो वर्ड स्टेट है, इसका अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, कहाँ पे ये गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है, कहाँ पे ये कंट्री के बारे में कह रहा है, और कहाँ पे ये आपके कंट्री से भी जो छोटी टेरिटरी होती है, स्टेट जो होते हैं, आपके देश के स्टेट के बारे में कह रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। क्लियर हो गया? से यस और नो। तो यहाँ पे स्टेट जो कि अब अपनी, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, प्राइवेट ओनर्स हैं, और कुछ चीज़ें क्या हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। जैसे रेलवे का कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं,
जैसे कि आप ले लीजिए शूज़ इंडस्ट्री है या मोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब क्या है, प्राइवेट है। तो जो सोशलिज़म की भावना जब यूएसएसआर जब बन रहा था तो उन्होंने इस कैपिटलिज़म को का अपोज किया कि भाई कैपिटलिज़म अच्छी चीज़ नहीं है, हम कैपिटलिज़म को नहीं अपनाएंगे। उनके कहने का मतलब था कि सारी चीज़ें जो भी हैं, सोशलिज़म कब आएगा, उनका सोचने का ये तरीका था, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब किसके हाथ में रहनी चाहिए, सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, गवर्नमेंट का। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, वो सब किसके अंडर में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अब आया, मतलब समझ में आ गया। यूएसएसआर का जो कैपिटलिज्म को नहीं अपनाने का कारण क्या था, उनकी सोच ये थी कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, गैर सरकारी कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड द नीड फॉर एन एजिलिटेरियन सोसाइटी। एजिलिटेरियन सोसाइटी का मतलब इज़ वन वेयर एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स, रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। और जहाँ पे समाज कैसा होना चाहिए, जब सोवियत रशिया बन रहा था तो उन्होंने समाजवाद का, सोशलिज्म का सपोर्ट किया, कैपिटलिज्म को हटा दिया। बट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एजिलिटेरियन सोसाइटी। जिस समाज में हम रहेंगे, वो समाज कैसा होना चाहिए, एजिलिटेरियन होना चाहिए। मीन्स वहाँ पे हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ये? यहाँ तक जो मैंने जो 3-4 लाइन आपको समझाई हैं सोवियत सिस्टम की, ये बिल्कुल क्लियर है। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटैम्प्ट in human history to abolish the institutions of private property and consciously design a society based on principle of equality. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. So, क्या था? यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर एक रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके पूरे समाज को बराबर लाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। यानी कि कैपिटलिज्म तो ख़त्म कर दिया, अब कैपिटलिज्म ख़त्म कर दिया तो प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म होगी। तो जब प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म होगी, तो प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करके सारे समाज को एक साथ लाना, बराबर में रखना, ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और ऐसा करने में सोवियत संघ के जो सिस्टम को बनाने वाले थे ने क्या किया, पार्टी की संस्था को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस थी। यानी कि जो सोवियत सिस्टम को बना रहे थे, जो निर्माता थे उसके, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, पार्टी की संस्था का। प्रिंसिपल्स एंड इक्वलिटीज़ इन डूइंग मेक सोवियत गिव द प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन। टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन मतलब पार्टी की संस्था। यानी कि जो भी पार्टी, अब वहाँ पे तो नेचुरल है एक ही पार्टी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी पार्टी और उसी पार्टी की संस्थाओं को महत्व दिया। यानी कि वो पार्टी होगी और उसी की पार्टी की इंडस्ट्रीज़ होंगी और पार्टी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे या जो भी होगा,
जो भी होगा वो इंस्टीट्यूशंस एक तरह से उसी पार्टी के अंडर में काम करेंगे, यानी कि प्राइवेट तो कुछ रहा ही नहीं, सबके ऊपर किसका कंट्रोल हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। और अनदर सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम किस पे बेस्ड था, कम्युनिस्ट पार्टी पे बेस्ड था। और इसमें किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं हुई, यहाँ पे पूरी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है पूरी। डिक्टेटरशिप के अंदर तो डिक्टेटरशिप तो दूसरी चीज़ होगी, यहाँ पे क्या है, पार्टी पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के उसमें था। डिक्टेटरशिप इज़ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे क्या होते थे, इलेक्शंस होते थे, जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ डिक्टेटरशिप को अपन नहीं। जब जैसे अभी एट प्रेजेंट चाइना के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आप तो चाइना कोई डिक्टेटरशिप कंट्री थोड़ी है, क्यों, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होते हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपने लीडर को बदल सकते हैं। बट क्या है, कोई दूसरी पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास पार्टी एक ही रहेगी, और विचारधारा भी, जब पार्टी एक रहेगी तो उसकी विचारधारा भी एक ही रहेगी। चक्कर ये हो जाता है। अपने यहाँ इंडिया के अंदर 1500 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं और सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। आपको जो आइडियोलॉजी अच्छी लगे आप उसको वोट दो, बट वहाँ पे इंसान बन जाता है, उसके पास एक ही आइडियोलॉजी रहती है, उसको वोट देना पड़ता है। अब नेता तो ज़रूर चेंज हो जाते हैं, बट विचारधारा की होती है, आइडियोलॉजी एक ही रहती है। क्लियर, समझ में आया? तो जो इसमें क्या था, जब एक ही पार्टी है तो कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन के लिए कोई जगह थी नहीं, यानी कि बस आपके पास एक ही पार्टी रहेगी, कोई दूसरी पार्टी होगी नहीं। तो जब कोई दूसरी पार्टी होगी नहीं तो आपका ऑपोजिशन कोई करेगा ही नहीं। तो ये क्या था, ये एक तरह से क्या थी, सोवियत सिस्टम था। और इसके अंदर जो इकोनॉमी थी वो किसके हाथ में थी, स्टेट के हाथ में, टोटली स्टेट के हाथ में, टोटल ही गवर्नमेंट का हाथ में। यानी कि जब प्राइवेट ओनर्स रहे नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ रही नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, तो सारी चीज़ें किसके हाथ में चली गई, ऑटोमेटिक सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, या पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। समझ में आ गया? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियरली समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? हाँ विजय लक्ष्मी, क्या समझ में नहीं आया आपको? रैना बलोत, नहीं आया? ओके, इट्स टाइम नाउ। कल मैं आपको वापस से पैराग्राफ समझा दूँगा। क्लियर? वापस से अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया आपको? इंट्रोडक्शन जो बताया था वो तो समझ में आ गया। सोवियत सिस्टम जो है, आई विल रिपीट टू यू अगेन टुमारो। क्लियर? ठीक है? ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन इट्स ऑल राइट, वी विल बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, बाय एंड सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।